नमस्कार मित्रों, देश से ट्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस सिविक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द इंडियन पार्लियामेंट। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट, देखिए ये हमारा संसद भवन है। पार्लियामेंट यानी संसद, ये हमारा संसद भवन है भारत का, जो सर्कुलर शेप का है। अभी फिलहाल ये संसद भवन है, लेकिन नया संसद भवन बनाने का काम चल रहा है, जो कि त्रिकोणाकृति है, ट्रायंगुलर है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो मैंने नए पार्लियामेंट हाउस का जो वीडियो है वो शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव स्टडीड दैट द पार्लियामेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने पिछले चैप्टर में ये सीखा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है पार्लियामेंट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत के संसद के बारे में हम सीखने वाले हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारे भारतीय संविधान में भारतीय संसद को बनाया गया है, उसके अनुसार संसद का काम चलता है। द लेजिस्लेचर एट द नेशनल लेवल, दैट इज द लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। जो केंद्रीय लेवल पर जो संसद होती है, जो कानून बनाने वाले, अधिनियम बनाने वाली जो संस्था है, उसे कहा जाता है पार्लियामेंट, दैट इज संसद, जो दिल्ली में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, दिल्ली की जो सरकार है, जिसके प्रमुख जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी है, वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी दिल्ली में। It consists of the president and the two houses of parliament, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट के तीन अंग होते हैं, तीन ऑर्गन्स होते हैं हमारे संसद के। पहला होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, दूसरा ऑर्गन होता है लोकसभा, और तीसरा ऑर्गन होता है राज्यसभा। आपको यह ध्यान देना है कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो होते हैं वो पार्लियामेंट का ऑर्गन होते हैं, ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट कभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते, वो कभी भी पार्लियामेंट में, संसद में बैठकर वो किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेते। दो प्रेसिडेंट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ही और शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस इन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने जैसे कि बताया आपको, राष्ट्रपति ये संसद का अटूट अंग है, हिस्सा है, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते, ठीक है, वो सदस्य नहीं होते संसद का, वो संसद में बैठकर चर्चा नहीं करते, वो राज्यसभा या लोकसभा में बैठकर चर्चा नहीं करते, किसी भी डिबेट्स में, किसी भी लॉ के ऊपर चर्चाएं नहीं करते। कैन यू फाइंड आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स इन इंडिया गेट सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। हमारे देश में जो है जितना पॉपुलेशन डेंसिटी जिस जगह पर है, उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स बनाए गए हैं। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि हमारे लोकसभा में 543 मेंबर्स है, 543 मेंबर्स है। तो वो कहाँ से चुने जाते हैं? मैंने बताया कि आपको वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। तो कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं? हमारा देश जो है, हमारा भारत, वो 543 हिस्सों में बांटा गया है पॉपुलेशन के हिसाब से, अप्रोक्सीमेटली इक्वल पॉपुलेशन आए। देखिए, ऐसे 543 टुकड़ों में बांटा गया है, और हर एक टुकड़े में से एक मेंबर ऑफ लोकसभा चुना जाता है, ठीक है। हमारा एक मेंबर ऑफ लोकसभा हर एक टुकड़े से भेजा जाता है, ठीक है। ऐसे 543 टोटल टुकड़े किए गए हैं, और हर एक टुकड़े से एक मेंबर चुना जाता है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उन जो टुकड़े जो होते हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द पॉपुलेशन ऑफ दीज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज अप्रोक्सीमेटली
इक्वल, नियरली इक्वल पॉपुलेशन होती है उनकी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की। यूज द इंटरनेट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सीट्स ईच कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैज इन द लोकसभा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, महाराष्ट्र स्टेट में लोकसभा के टोटल 48 सीट्स है, यानी महाराष्ट्र के हिस्से में ऐसे 48 टुकड़े आते हैं। वैसे इन्होंने पूछा है गुजरात में कितने आते हैं, तो गुजरात में 26 आते हैं। ये 26 टुकड़े हैं, गुजरात में 26 हिस्से हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मध्य प्रदेश में 28 है मध्य प्रदेश, और गोवा में है 2, गोवा यहां पर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर कॉल्ड द लोकसभा एंड द राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के बारे में सीखते हैं। लोकसभा इज द लोअर एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, नीचे वाला सदन, और पहला सदन कहा जाता है हमारे संसद का। लोकसभा इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, यानी उसमें लोकसभा में लोगों को डायरेक्टली चुना जाता है। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो लोगों द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं, यानी वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं हर 5 साल बाद, और हम उन्हें वोट करते हैं। ठीक है, हम उन्हें वोट करते हैं, और जो भी जिससे भी सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो लोकसभा में मेंबर बन जाता है। हेंस द लोकसभा इज कॉल्ड द फर्स्ट हाउस। तो उसे लोकसभा को पहला सदन कहा जाता है, प्रथम सदन। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो मैंने बताया ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है हमारा देश। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुनकर लोकसभा में भेजा जाता है। ठीक है, द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 years। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है, टाइम पीरियड, एक बार लोकसभा इलेक्शंस होने के बाद लोकसभा जो है वो 5 सालों तक चलती है। फिर 5 साल होने के बाद फिर से दोबारा इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। द इलेक्शंस टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 years। तो जनरल इलेक्शंस जो होते हैं हर 5 साल बाद करवाए जाते हैं। दीज इलेक्शंस आर नोन एज जनरल इलेक्शंस। जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जो पूरे देश भर में करवाए जाते हैं उन्हें जनरल इलेक्शंस कहा जाता है। However, there are examples when the Lok Sabha was dissolved before the completion of 5 years। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोकसभा जो है 5 साल पूरे करने से पहले ही वो डिसॉल्व की गई, यानी टूट गई लोकसभा, और उसके बाद नए इलेक्शंस हो गए। 5 साल होने से पहले ही लोकसभा के इलेक्शंस हो गए। कैसे होता है, जैसे कि मैंने बताया, लोकसभा में टोटल 543 सीट्स होते हैं। किसी भी पार्टी को अगर सरकार स्थापन करनी है, राज करना है, तो मेजॉरिटी 272 सीट्स मिलने चाहिए किसी को भी मिनिमम। अगर एक सिंगल पार्टी को मिनिमम 272 सीट्स नहीं मिले तो समझ लीजिए ए पार्टी को 200 सीट्स मिले और बी पार्टी को 80 सीट्स मिले। दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और 280 मेंबर्स हो गए उनके सपोर्ट में, तो ये दोनों पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन आगे चलकर 2 साल हो गए और 2 साल होने के बाद इनके बीच में झगड़ा हो गया, ये दो ए और बी पार्टी के बीच में, और बी पार्टी ने कहा कि हम आपको अभी से सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बी पार्टी ने अपने 80 मेंबर्स का सपोर्ट निकाल लिया, तो ये 272 से नीचे आ गई ना, ये सिर्फ 200 मेंबर्स हो गए, तो ये सरकार गिर गई कहते हैं। मैंने पिछले चैप्टर में इसके बारे में बताया आपको, सरकार गिर गई। तो सरकार जब गिरती है और अगर दूसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, पॉलिटिकल अलायंस नहीं बन पाता, तो उसमें बीच में ही इलेक्शंस हो जाते हैं। 5 साल पूरा करने से पहले ही इलेक्शंस हो जाते हैं, यानी 2 साल होने के बाद ही इन्होंने सपोर्ट निकाल लिया बी पार्टी ने, तो 2 साल इलेक्शन होकर 2 साल होने के बाद ही तुरंत इलेक्शन हो जाएंगे, बीच में ही इलेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं लोकसभा भंग होना, यानी डिसॉल्व होना लोकसभा। इलेक्शंस हेल्ड इन सच केस आर कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शंस। तो ऐसे बीच में जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है मिड टर्म इलेक्शंस। लोकसभा
इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। लोकसभा जो है लोगों की सभा है, यानी जहां पर लोग अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर भेजते हैं, इसी कारण उसका नाम है लोकसभा, यानी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की सभा। As per the constitution, there can be a maximum of 552 members in the लोक सभा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार अभी के लिए नियरली 552 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम लोकसभा में, लेकिन मैंने अभी बताया ना कि 543 मेंबर्स है सिर्फ। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बताया कि देश के ऐसे छोटे छोटे 543 टुकड़ों में डिवीजन किया गया है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एरिया है, ये जम्मू एंड कश्मीर का ये इलाका जो है, गिलगिट बाल्टिस्तान, और लद्दाख का ये जो इलाका है, ये लद्दाख का एरिया जो है वो चाइना ने कब्जा कर लिया है। जब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके गलत नीतियों के कारण हम चाइना के साथ वॉर हुआ हमारा, और चाइना के साथ हम युद्ध हार गए 1962 में। तो चाइना ने हमारा इतना एरिया कब्जा किया हुआ है लद्दाख का। और 1947-48 में जो कश्मीर के ऊपर वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब पाकिस्तान ने, हम वो वॉर जीत रहे थे, लेकिन हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के गलती के कारण हमने ये इलाका भी गवा दिया। तो ये इलाका जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, गिलगिट बाल्टिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं उसे, और ये इलाका जो है वो चाइना के कब्जे में है। तो यहां पर तो चुनाव नहीं किए जाते, तो जो बचे हुए कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो यहां पर आती है, यानी 543 ये सारे हैं। मैंने बताया आपको टोटल 552 हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक में लिखा है। तो बचे हुए जो 9 डिविजन्स है, 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वो यहां पर और यहां पर आती है, जो हमारे यहाँ इलेक्शंस नहीं हो पाते क्योंकि वो हमारे कब्जे में नहीं है। हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर के गलती के कारण ऐसा हुआ है, हम युद्ध हार गए और वो उनके कब्जे में चला गया। टू एंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, some seats are reserved for members belonging to scheduled caste and scheduled tribes। जो पिछड़े जनजाति, पिछड़े जातियों के लोग हैं, उनका भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनको भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए लोकसभा में। इसलिए कुछ जो है उनके लिए सीट्स रिजर्व होती है। जो वनवासी लोग होते हैं, कुछ पिछड़े जनजातियों के होते हैं, उनके लिए एससीज और एसटीज कहा जाता है उन्हें, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन केस देयर आर नो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 2 मेंबर्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी टू द लोकसभा। अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स इनफ रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है उनका, तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है वो उनके 2 मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं लोकसभा में। तो टोटल होते हैं 545। लेकिन 2020 में एक कानून बनाया गया, अधिनियम लाया गया सरकार द्वारा, और ये 2 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट की प्रोविजन, प्रथा जो है वो कैंसिल किया गया। अभी ये 2 मेंबर्स नहीं अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। अभी 543 ही है, पहले 545 थे, ये 2 पकड़ के। एंग्लो इंडियन यानी जो ब्रिटिश यहाँ पर रहते थे, तब कुछ ब्रिटिश लोगों ने भारतीयों के साथ विवाह कर लिया था, शादी कर ली थी, तो उनके जो बच्चे हैं उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। उनके अगर इनफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो राष्ट्रपति उनको अपॉइंट कर सकते थे 2 मेंबर्स। लेकिन अभी उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम रही है, तो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन का कोई चांस नहीं रहता, उसके कारण उनको वो ये प्रोविजन कैंसिल कर दिया है। अब केवल 543 है। राज्यसभा, द अपर एंड द सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज द राज्यसभा। जो उच्चतम सदन कहा जाता है संसद का, उसका नाम है राज्यसभा, जिसे दूसरा हाउस भी कहा जाता है, द्वितीय सदन। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। मैंने आपको बताया लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं, यानी वो इलेक्शंस में हर 5 साल बाद खड़े रहते हैं, हम उन्हें वोट करके चुन सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड यानी कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? जो विधानसभा होते हैं, हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, हमारे जो राज्य के जो
संसद होती है, यानी संसद तो केंद्र की होती है, लेकिन संसद जैसा ही, यानी हमारे राज्य के स्टेट इलेक्शंस में जब हम चुनते हैं विधानसभा के लिए, जिसमें चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है, तो उसमें जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनकर देते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स वोटिंग करते हैं फॉर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो यानी राज्यों की सभा है ये, यानी राज्य वाले लोग विधानसभा के उनको चुनकर भेजते हैं, इसलिए इसका नाम है राज्यसभा। As the name suggests, Rajya Sabha gives representation to 29 states and 7 union territories in India। तो ऐसा है कि भारत में जितने भी राज्य है, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें कहा जाता है, उन सभी में से मेंबर्स चुनकर भेजे जाते हैं राज्यसभा में। Thus, members of राज्यसभा work as representatives of the constituent states। तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा किस तरह से काम करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, यानी राज्यों के प्रतिनिधि। ये लोकसभा के मेंबर्स होते हैं लोगों के प्रतिनिधि, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स, और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं राज्य के प्रतिनिधि, यानी राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो लोगों के प्रतिनिधि, इसके लिए उसका नाम लोकसभा, राज्य के प्रतिनिधि, इसके लिए उसका नाम है राज्यसभा। 10 members of Rajya Sabha work as representatives of the constituent states। अंडरस्टैंड इट, पहले ये करते हैं, देखिए। द टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज 250 मेंबर्स। देखिए, टोटल मेंबरशिप राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स चुने जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमारे राज्यसभा में 245 मेंबर्स है, फॉर द सेम रीजन। अगेन, जो कश्मीर और लद्दाख का एरिया है जो ऑक्यूपाइड है बाय कश्मीर, जो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया हुआ है और चाइना द्वारा कब्जा किया गया है, उनके मेंबर्स नहीं चुने जा सकते। उसके कारण हमारी लोकसभा और राज्यसभा अभी भी अधूरी है। 250 मेंबर्स तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए, लेकिन 245 ही होते हैं एक्चुअल में, क्योंकि 5 मेंबर्स जो है वो कब्जा किए गए एरिया से है। अमंग्स देम 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। उनमें से 238 जो है वो राज्यों द्वारा, राज्य की विधानसभाओं द्वारा और यूनियन टेरिटरीज द्वारा चुने जाते हैं। और ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स डू नॉट गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। सभी राज्यों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कुछ राज्यों के लिए ज्यादा सीट्स है जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, कुछ राज्यों के लिए कम सीट्स है जिनकी पॉपुलेशन कम है। इट इज प्रोपोर्शनेट टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। जिस राज्य की, स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उतने उसके ज्यादा सीट्स, जिसकी पॉपुलेशन कम है उसके उतने कम सीट्स। रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बाकी के 12 मेंबर्स जो होते हैं, देखिए 238 जो है वो इलेक्ट करवाए जाते हैं विधानसभाओं द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा, और 12 मेंबर्स जो है वो हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, हमारे राष्ट्रपति भेजते हैं। वो कहां से आते हैं? These members are usually experienced and distinguished personalities from the fields of literature, arts, science, sports and social work। ये लोग जो है जिन्होंने असाधारण कर्तृत्व किया है, जैसे जो खेल के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है, जैसे सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर थे, या फिर कला क्षेत्र में कोई डांस के फील्ड में, क्लासिकल डांस में कोई अच्छा काम किया है किसी ने, अच्छा कोई क्लासिकल डांसर है, कोई अच्छा पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई लिटरेचर है, लेखक है अच्छे, कोई साइंटिस्ट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, तो उनको अपॉइंट किया जाता है। वो 12 उनमें से अपॉइंट किए जाते हैं, उनको इलेक्ट नहीं किया जाता, उनको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा चुने जाते हैं, यानी हर एक राज्य के जितने पॉपुलेशन उसके प्रोपोर्शन में उसके मेंबर्स होंगे। राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व्ड कंप्लीटली एंड हेंस इट इज कॉल्ड अ परमानेंट हाउस। देखिए, राज्यसभा जैसे लोकसभा हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है ना, भंग हो जाती है, फिर नई लोकसभा आती है, वैसे राज्यसभा का नहीं होता। राज्यसभा पूरी तरीके से डिसॉल्व कभी नहीं होती, कभी भी भंग नहीं होती पूरी तरीके से। तो इसके कारण उसे कहा जाता है परमानेंट हाउस, हमेशा रहने वाला हाउस कहा जाता है। Hence it is called a permanent house। 1/3 members of total membership of Rajya Sabha
who have completed their tenure of 6 years retire after every 2 years and equal number of new members get elected। देखिए राज्यसभा में कैसे सिस्टम होती है कि हर 2 साल बाद इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। देखिए मैंने अभी बताया कि टोटल 245 मेंबर्स है अभी राज्यसभा में, ठीक है। तो 245 मेंबर्स को 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है, ए बी सी ऐसे 3 मेंबर्स है इक्वल ग्रुप्स में, 81 81 81 ऐसे है, समझ लीजिए 81.66 है, यानी 245 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 81.66, तो अप्रोक्सीमेटली 0.66 आधा मेंबर तो नहीं हो सकता, तो 82 कर लेते हैं। तो जो है 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उन मेंबर्स को, 245 को 3 इक्वल ग्रुप्स में, 82 82 81, अभी यहाँ 82 नहीं है क्योंकि टोटल 245 है। तो 3 ग्रुप्स किए जाते हैं 82 82 और 81 के। पहला ग्रुप समझ लीजिए ये ए ग्रुप के जो 82 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है वो 2020 में चुनकर आए हैं, हाँ 2020 में उनके इलेक्शन हुए और वो चुनकर आए, तो वो 2026 तक मेंबर ऑफ राज्यसभा रहेंगे, वो 6 साल तक वो राज्यसभा के मेंबर रहेंगे जो ए ग्रुप के हैं। फिर बी ग्रुप का जो इलेक्शन है 82 का वो 2022 में होगा, यानी 2 साल बाद, और वो आगे के 6 साल के लिए वो मेंबर रहेंगे राज्यसभा के, यानी 2020 तक, 2022 से लेकर 2028 तक। और सी ग्रुप जो है वो 81 ग्रुप मेंबर्स जो है वो उनका इलेक्शन और 2 साल बाद यानी 2024 में होगा, और वो 2030 तक मेंबर्स रहेंगे राज्यसभा के। यानी देखिए इलेक्शंस राज्यसभा के हर 2 साल बाद हो रहा है, 2020 2022 और 2024, लेकिन एक मेंबर जो चुनकर आता है वो 6 सालों के लिए मेंबर रहता है राज्यसभा का। जो 2020 में चुनकर आएगा वो 2026 तक रहेगा, जो 22 में आएगा 28 में आएगा, 28 तक रहेगा, 24 में जो आएगा वो 2030 तक रहेगा। और देखिए अभी ए ग्रुप का 80 ये जो 82 मेंबर्स है उनका 2022 में इलेक्शन हुआ, तो उसी ए ग्रुप का बाद में देखिए यहां पर 2026 में इलेक्शंस होंगे और वो 2032 तक मेंबर्स रहेंगे चुनकर आने के बाद। फिर बी वाले जो है उसके देखिए ये 2024 हो गया, 26 2 साल बाद फिर 26 के बाद 28 में इलेक्शंस होंगे बी ग्रुप के और वो 34 तक रहेंगे। फिर 28 बाद 2030 में इन सी ग्रुप का इलेक्शंस होंगे और वो 2036 तक मेंबर रहेंगे। यानी देखिए हर 2 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, 2020 2022 2024 26 28 30, लेकिन एक बार चुनकर आने के बाद वो 6 साल तक मेंबर बने रहते हैं, ठीक है, ऐसा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। देखिए 1/3 members of total membership of Rajya Sabha who have completed their tenure of 6 years retire after every 2 years and equal number of new members get elected. Because the limited members of Rajya Sabha retire step by step, Rajya Sabha can function continuously. देखिए यहां पर चुनाव तो हो रहे हैं राज्यसभा के, लेकिन पूरी तरीके से मेंबर्स रिटायर नहीं हो रहे। जैसे लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तब 5 साल बाद पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, यानी सारे मेंबर्स की मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। वैसे यहां नहीं हो रहा, बस 1/3 मेंबर्स की कैंसिल होती है एक बार में, ऐसे है। तो ये चलते रहता है, ये डिसॉल्व नहीं होता। राज्यसभा जो है वो डिसॉल्व नहीं होता, भंग नहीं होती, वो चलते रहती है। एनी पर्सन कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 years of age। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है और वो 30 साल के होना चाहिए मिनिमम एज कंप्लीटेड। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कहा जाता है। संसद के मेंबर्स सांसद। एमपीज ट्राई टू रिजॉल्व queries and complaints of their constituencies by raising questions in the parliament। जो एमपी होते हैं जिस भी इलाके से आते हैं, समझ लीजिए कोई मेंबर ऑफ लोकसभा है वो यहां से, ये औरंगाबाद है, औरंगाबाद से चुनकर आया हुआ है,
तो वो क्या कहेगा लोकसभा में कि हमारे औरंगाबाद में ये प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर रेलवे की सुविधा ठीक नहीं है, रेलवे बढ़ानी चाहिए, मुंबई के लिए रेलवे बढ़ाइए, दिल्ली के लिए, ये वो रेलवे मंत्री को रिक्वेस्ट करेंगे वो मेंबर ऑफ लोकसभा। और अपनी अपनी, अगर ये गुजरात के या अगर मुंबई के है कोई मुंबई के, तो वो कहेंगे हमारे मुंबई में लोकसभा के जो मेंबर होंगे मुंबई के, वो लोकसभा में कहेंगे कि हमारे मुंबई में जरा लोकल्स का प्रॉब्लम है, लोकल रेलवे जरा बढ़ाइए। वही उनका हमेशा का प्रॉब्लम होता है मुंबई लोकल ट्रेन्स का, तो वहां पर लोकल ट्रेन्स की फैसिलिटी बढ़ाइए। अगर नासिक का चुना हुआ है तो वो नासिक के प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा। तो ऐसे जो है वो सारे देश के प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चाएं की जाती है। गवर्नमेंट allocates them funds to carry out development activities in their respective constituencies। तो जैसे जैसे उनकी मांग होती है उसके अनुसार सरकार जो होते हैं, शासन, उनको पैसे सप्लाई करती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनके रीजन में डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड इट। मेरी, कैन आई कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शंस आफ्टर आई पास माई 10th स्टैंडर्ड। मेरी कह रही है कि 10वीं कक्षा होने के बाद, पास करने के बाद, क्या मैं लोकसभा के इलेक्शंस लड़ सकती हूं। अभी 10वीं कक्षा में जनरली बच्चे कब पास होते हैं, 15 या 16 साल के होते हैं तब। तो नहीं, 16 साल की आयु में आप लोकसभा के इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। नो, यू कैन वोट आफ्टर यू अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज, बट यू कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। देखिए, वोटिंग करने के लिए, आपको अगर वोटिंग करनी है लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए, तो 18 साल की आयु पूरी करना आवश्यक है। 18 साल के आप हो जाए एक बार तो आप वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। अगर आपको लोकसभा के लिए इलेक्शंस में खड़ा होना है तो आपको 25 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए, वैसे लोकसभा के लिए 25 ईयर्स। रणवीर, डोंट यू नो दैट फॉर कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शंस वन नीड्स टू कंप्लीट 25 ईयर्स ऑफ एज। किसी को अगर लोकसभा के इलेक्शंस कंटेस्ट करने हैं तो 25 ईयर्स की उसकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। शबाना, व्हाट इफ अ पर्सन फ्रॉम नेबरिंग कंट्री डिसाइड्स टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन। क्या कोई दूसरे देश से, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस देश से कोई हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शंस लड़ सकता है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। केवल और केवल भारत का नागरिक ही लोकसभा के इलेक्शंस लड़ सकता है। मुस्कान, हाउ इज इट पॉसिबल, इज दैट पर्सन एन इंडियन सिटीजन। अगर वो भारतीय नागरिक है तभी वो लड़ सकता है, अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है, किसी दूसरे देश का नागरिक है, तो वो नहीं इलेक्शन लड़ सकता। प्रणव, इफ आई वॉन्ट टू कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम केरला, इज दैट पॉसिबल। देखिए, प्रणव अभी ये समझते हैं कि ये सारे महाराष्ट्र से है, और प्रणव पूछ रहा है क्या मैं केरला से इलेक्शन लड़ सकता हूं। तो जी हाँ, कोई भी देश में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो, वो देश में कहीं भी दूसरी जगह पर इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो गुजरात से है ओरिजिनली, लेकिन वो मेंबर ऑफ लोकसभा कहां से लड़कर बने हैं? वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। राधिका, यस, बिकॉज आवर टीचर सेड दैट द लोकसभा इलेक्शन कैन बी कंटेस्टेड फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। कहीं पर भी आप गुजराती है तो महाराष्ट्र से लड़ सकते हैं, लोकसभा के लिए खड़े रह सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश से इलेक्शन के लिए खड़े रह सकते हैं लोकसभा के लिए। मृणाल, I understood conditions regarding the age and nationality, but who can be considered as non-qualified for contesting elections? Mary says, कौन डिस्क्वालीफाई किया, नॉन क्वालिफाई कौन होता है, यानी कौन इलेक्शन लड़ने के लिए किस पर पाबंदी होती है, कौन नहीं लड़ सकता। Like the criteria for qualification, there are conditions for disqualifications as well. Let us understand it with the help of our teachers. जैसे कि क्या कंडीशंस होती है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए? अगर कोई व्यक्ति मेंटली अनस्टेबल है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, यानी कोई सरकारी नौकरी में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी है ऑलरेडी, अगर कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, तो वो व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है, शासकीय नौकरी कर रहा है, वो जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर उसे इलेक्शन लड़ने हैं तो उसे अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन पद पर रहते हुए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ऐसे कुछ नियम है हमारे देश में।
ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।